नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच में बहुप्रतीक्षित एग्जाम एमपीएसआई का जो परीक्षा पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसको राजपत्र के माध्यम से दिनांक 24 जनवरी 2025 को पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कि किस प्रकार के परिवर्तन एमपीएसआई के एग्जाम के पैटर्न में किए गए हैं, किन विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा और किन विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मैं यह नहीं कहूंगा कि किन विद्यार्थियों का नुकसान होगा, क्योंकि पैटर्न बदलने से नुकसान किसी का नहीं होता है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है और फिर एट द एंड हमें ज्यादा नॉलेज प्राप्त होता है और फिर मेहनत का फल तो हमें सिलेक्शन के रूप में मिल ही जाता है। तो इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है किस प्रकार से पैटर्न में परिवर्तन किया गया, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने चरणों की आपकी परीक्षा होने वाली है, एक एक बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। और दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, फिर चाहे भी प्रमोशन को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर, उसको मैंने इस राजपत्र में आप सभी के लिए पहले से हाईलाइट करके रखा है। तो जो बिंदु मैं यहां से मिस कर दूं, आप हाईलाइटेड लाइनों को जरूर पढ़ना। और दोस्तों, मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी आपसे साझा कर चुका हूं। यदि आप पूरा खुद से पढ़ना चाहते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो टेलीग्राम चैनल से आप इसे रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मोटे तौर पर कैसा क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले दोस्तों हम प्रश्न पत्र देखते थे, 200 प्रश्न आते थे। एक आपका फिजिकल टेस्ट होता था मेडिकल बोर्ड के द्वारा, मेडिकल टेस्ट होता था, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन अब जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने के प्रश्न होंगे इनकी चर्चा करनी है, मैं आपको वैसे भी बता सकता हूं, लेकिन समय के साथ सारी चीजें बढ़िया लगती हैं। और दोस्तों, मुख्य परीक्षा में ही यहां पर शारीरिक परीक्षण होगा, इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा 50 नंबर का। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब वापस आते हैं राजपत्र की ओर, ठीक, ताकि आपको ज्यादा प्रामाणिकता के साथ जानकारी दी जा सके और आपको ज्यादा प्रामाणिक लगे मेरे द्वारा बताई गई चीजें, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने मन से कुछ भी कह दिया। अब दोस्तों, आप यहां पर देखें, प्रथम चरण से क्या आशय है कि एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि वनडे एग्जाम में सामान्य तौर पर पूछा जाता है। फिर दोस्तों, द्वितीय चरण होगा मुख्य परीक्षा वाला, ठीक। जब प्रारंभिक परीक्षा को आप देंगे तो जितने पोस्ट निकाली जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल 700 पोस्ट निकाली गई, तो जितनी पोस्ट निकाली गई उसके 10 गुने बच्चे आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। मान लो 700 पोस्ट हैं तो उसके 10 गुने बच्चे हुए 7000। और जो समान कट ऑफ मार्क्स पर बच्चे होंगे उन सारे बच्चों को अंदर कर लिया जाएगा। तो 7000 से अधिक 7500 और जितने भी बच्चे समान कट ऑफ मार्क्स पर होते हैं उन सभी को अंदर ले लिया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल पोस्ट के 10 गुने बच्चे आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए, जिसे हम कहते हैं फिजिकल टेस्ट, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपसे दौड़ कराई जाएगी 800 मीटर की, गोला फेंकवाया जाएगा, साथ ही साथ लंबी कूद कराई जाएगी, ठीक। दोस्तों, इस प्रकार से पहले हम सारी बेसिक बातों की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या सिलेबस है, कितने अंकों के कैसे प्रश्न आने वाले हैं। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी जिसमें 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पत्र के भी अपने आप में 2-2 भाग होंगे। हर प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा और जो उसके 2 भाग हैं, तो हर प्रश्न पत्र के जो 2 भाग हैं उसमें से हर एक भाग 150 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 2 प्रश्न पत्र आपके 600 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी चीजों की बात कर लेते हैं कि भाई एसआई तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, रेडियो, जिला सुरक्षा बल, तो उन सभी में दोस्तों अलग अलग पद होंगे। तो यहां पर सीधा कहा गया है कि जब विद्यार्थी भर्ती के लिए आवेदन करेंगे तो आवेदन पत्र में पदों का नाम देते हुए विशिष्ट रूप से वरीयताओं का उल्लेख करना होगा, ठीक। केवल ऐसे विद्यार्थियों के नाम जिन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से तकनीकी पदों, जिसमें शामिल है दोस्तों रेडियो मतलब उपनिरीक्षक रेडियो या फिंगर, प्रश्नाधीन दस्तावेज और जो फोटो, इन पर भर्ती के लिए जिन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है, तथा जो अनुसूची 3 में उल्लिखित अर्हताएं रखते हैं, उनकी चर्चा हमें आगे करनी है कि क्या क्या योग्यताएं हैं। केवल वे ही विद्यार्थी तकनीकी पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। सीधी सी बात है, जो कुछ तकनीकी पद हैं उनके लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी गई हैं।
जैसे सूबेदार है, उपनिरीक्षक जो जनरल ड्यूटी जिला बल में रहते हैं वो, और विशेष सुरक्षा बलों में जिनकी पोस्टिंग होती है उपनिरीक्षक के रूप में, उनके लिए तो सामान्य ग्रेजुएशन मांगी गई। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जो टेक्निकल पद है उनके लिए योग्यताएं अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति योग्यता रखता होगा वही फॉर्म फिल कर पाएगा। तो वो तो हर एग्जाम में बात ऐसी होती है, कोई नई बात नहीं लिखी हुई है। ठीक। और फिर दूसरी चीज क्या लिखी है, परंतु उपनिरीक्षक जिला कार्यबल, उपनिरीक्षक विशेष सशस्त्र बल और उपनिरीक्षक विशेष शाखा के गैर तकनीकी समूह के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अतिरिक्त रूप से निम्न तकनीकी पदों के समूह में से केवल एक के लिए आवेदन कर सकता है। अब जो यहां पर जो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं गैर तकनीकी समूह के पदों के लिए, वे यदि इन तकनीकी पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो किसी एक पर ही आवेदन कर सकेगा। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर दोस्तों शारीरिक मापन के बारे में बातें बताई गई हैं, जिसके लिए आप इस पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया तो मैंने आपको पहले ही बता दी। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल भी होगा। और जो दोस्तों मेंस है, मेंस में 2 एग्जाम होंगे, फिर आपका शारीरिक परीक्षण जिसे हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं वो होगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनकी। ठीक, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें से कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और अंतिम चयन सूची से इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। अब जब आपका अलग अलग चरणों में एग्जाम होना है और प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि जितने पद हैं उसके 10 गुने विद्यार्थी बुला लिए जाएंगे और जो समान कट ऑफ मार्क्स पर विद्यार्थी हैं उनको भी अंदर लिया जाएगा। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, विद्यार्थियों की छटनी करने के लिए परीक्षा है। इसका अंतिम चयन से कोई संबंध नहीं होगा इसके नंबरों का। हालांकि मेंस लिखने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी होगा। तो सीधी बात है, पहले से फिर से देख लेते हैं। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो कहने का मतलब यह है आपने प्रीलिम्स दिया, कुल पोस्ट के 10 गुने बच्चे आ गए मेंस के लिए। इसके बाद जो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स थे इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब मेंस में जो आपका एग्जाम होगा तो मेंस के नंबर प्लस आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होने वाला है उसके नंबर और प्लस जो आपका इंटरव्यू के नंबर है, इन तीनों के नंबर को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपका अंतिम चयन सुनिश्चित होगा। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है जो मेंस के लिए क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी है, अगले चरण में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है जो आपका प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा है, वह 2 घंटे की होने वाली है और उन 2 घंटों में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन किन विषयों से, तो यहां पर 10 डायमेंशन आपके लिए दिए गए हैं। संभवतः हर डायमेंशन से 10 प्रश्न बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो जो 100 प्रश्न बनेंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में वो किन किन विषयों से होंगे, हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता अर्थात एनालिटिकल एबिलिटी, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, विज्ञान, साइंस, नागरिक शास्त्र, सिविक्स। दोस्तों इसमें आपसे पॉलिटिकल साइंस, सामान्य रूप से कहें तो पॉलिटी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तर्क शक्ति और करंट अफेयर। ये दोस्तों जो 10 टॉपिक दिए गए हैं, इन 10 टॉपिक से आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 100 प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे चल के इस बारे में भी हमें चर्चा करनी कि जो सिलेबस डिजाइन किया गया है इससे किस स्ट्रीम के विद्यार्थियों को जो अब तक तैयारी करते आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्र की, तो उन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा फायदा होगा, और जो परंपरागत रूप से एसआई के विद्यार्थी रहे हैं उनको किस प्रकार से चीजों को कवर करना होगा। थोड़ी बहुत चर्चा हम इस पर भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा की। जो विद्यार्थी 10 गुनी सीट्स के स्थान पर जगह बना लेते हैं, कुल सीट्स के 10 गुने में अपनी जगह बना लेते हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त होगा मुख्य परीक्षा में शामिल होने का। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी और 2 एग्जाम पेपर होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। अब तकनीकी परीक्षा भी मुख्य परीक्षा का हिस्सा है। किन के लिए होगी, जो तकनीकी पदों के लिए आवेदन करते हैं सिर्फ उनके लिए होगी।
यहां पर कंडीशनें लिखी हुई हैं। मुख्य परीक्षा अलग अलग दिनों में आयोजित होगी। ठीक, अधिकतम 300 अंकों की तकनीकी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपसे चर्चा कर ली है कि जिन्होंने तकनीकी पदों के लिए आवेदन किया है उनके लिए यह परीक्षा होगी। तो आप यहां पर डिटेल में इस चीज को पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करी हुई हैं, उसका ध्यान रखना है। और जो मैंने 10 गुना वाली बात की वो यहां पर लिखी हुई है। और डिटेलिंग में आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से कैसा क्या रिजर्वेशन होने वाला है, तो आप यहां पर इस पैराग्राफ को पढ़ें। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो वीडियो की रेंज है वह 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। इस कारण से मुझे जल्दी जल्दी सारी चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि सिलेबस पे भी हमें चर्चा करनी है। तो जो कुछ बातें हैं आपको खुद से पढ़नी होंगी, जो डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। और जहां तक सिलेबस का सवाल है तो काफी सारी चीजें मैं अपने चैनल पर इस सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट करा चुका हूं। हालांकि उन चीजों को मैंने एसआई के हिसाब से कंप्लीट नहीं कराया, मैंने एमपीपीएससी के हिसाब से कंप्लीट कराया है। लेकिन नॉलेज तो नॉलेज होता है, वो हर जगह काम में आता है। और स्पेशली अलग से भी मैं आपके लिए चीजें बताऊंगा इसके लिए, यदि आप चाहें तो। और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मेरे पास कितना समय रहता है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है। तो एक जो टाइम का स्लॉट है हमारा वहां भी चला जाता है। ठीक है, तो समय के हिसाब से आपके लिए मेरे द्वारा चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। अब हमने बात कर ली दोस्तों, प्रीलिम्स होना है, मेंस में 2 पेपर होने। अब बात करते हैं जो आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। दोस्तों अब इसके भी एसआई में 100 नंबर जुड़ने वाले हैं। 100 नंबर कैसे कैसे? 3 इवेंट होते थे, दौड़ होती थी, लंबी कूद होती थी और गोला फेंक होता था। ठीक, तो इन तीनों इवेंटों में 100 नंबरों को विभाजित किया गया है। जो 800 मीटर की दौड़ होती थी वह 40 अंक की है। जिस हिसाब से आप दौड़ेंगे, जितना अच्छा आप भागेंगे, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे, अधिकतम 40 अंक मिलने हैं। इसी प्रकार से लंबी कूद, इसके भी बेंचमार्क हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। और फिर गोला फेंक भी, कि जितनी दूर आप फेंक लेते हैं गोले को सही तरीके से, सही टेक्निक से और बिना फाउल किए, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो 3 इवेंट, कुल 100 नंबर के, 40 की दौड़, 30-30 का लंबी कूद और गोला फेंक। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब मुख्य परीक्षा में जो 2 प्रश्न पत्र हैं और ये शारीरिक टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है जो आपका, उसमें आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं और कुल पोस्टों के 3 गुने में आ जाते हैं। जैसे कि 700 पोस्टें थी, मैंने एग्जांपल दिया था। प्रीलिम्स में कितने बच्चे मेंस देने आए थे? कुल पोस्टों के 10 गुने, 7000 प्लस बच्चे। प्लस क्यों लगाया? समान कट ऑफ मार्क्स वाले सारे आ गए। अब इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे आएंगे? जो टोटल पोस्ट हैं उनके 3 गुने बच्चे, मतलब 2100 बच्चे, और जो समान कट ऑफ मार्क्स पर रहने वाले हैं उतने बच्चे आएंगे। किस चीज के लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए और साक्षात्कार के लिए। दोस्तों मैंने आपके लिए यहां पर एक चीज क्लियर नहीं की कि जो आपका अलग अलग चरण है, जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया और इंटरव्यू हो गया। तो इसमें प्रीलिम्स में कुल पोस्टों के 10 गुने बच्चे आने वाले हैं मेंस लिखने के लिए। जब 2 पेपर आप दे लेंगे तो जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होगा, यहां पर लिखा हुआ है। तो कुल पोस्टों के 3 गुने बच्चे इनके लिए चयनित किए जाएंगे। अब जो 3 गुने बच्चे चयनित किए जाएंगे, जैसे कि 700 पोस्टें थी, प्रीलिम्स किया, 7000 प्लस लोगों ने क्वालिफाई। अब वो मेंस में आ गए, उन्होंने मेंस को बढ़िया परफॉर्म किया। तो अब जो 7000 बच्चे हैं इनमें से ही 2100 बच्चे, यदि 700 पोस्ट हैं तो 2100 प्लस बच्चे आएंगे अगले स्टेप के लिए, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के लिए। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। आगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है उसका अलग से स्लॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हुआ था। उम्मीद है इतनी सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षात्कार की। तो जो साक्षात्कार होने वाला है वह दोस्तों 50 अंकों का होने वाला है। अब साक्षात्कार किसका होगा? साक्षात्कार उनका होगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। अब न्यूनतम अंक कैसे प्राप्त किए हैं, मैं आपको एक बार फिर से सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। हमने प्रीलिम्स समझ लिया, मेन से समझ लिया किस प्रकार से प्रीलिम्स कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, टोटल पोस्ट का 10 गुना। मेंस के जो 2 पेपर हैं वह कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, टोटल पोस्ट का 3 गुना। फिर वो आएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक,
फिर इंटरव्यू की बात आती है। अब फिजिकल टेस्ट के लिए इंटरव्यू की बात जब आती है तो इंटरव्यू जो 50 नंबर का होने वाला है किन विद्यार्थियों का होगा? तो दोस्तों फिजिकल टेस्ट में एक बेंचमार्क है, तो 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो जो गैर तकनीकी पद है उन अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 30 मार्क्स प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जो टेक्निकल पोस्ट है उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 100 में से 20 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो विद्यार्थी इन न्यूनतम मार्क्स को प्राप्त करता है वह विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो 50 नंबर का होने वाला है। अब जो न्यूनतम मार्क्स है उनको प्राप्त करने के बाद कौन से विद्यार्थी आएंगे? जो इन 3 गुने विद्यार्थियों में आए थे उनमें से ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स में 10 गुने के बाद के बच्चे थे वो तो एग्जाम की प्रोसेस से ही बाहर हो गए। मैं इतना बार बार इसलिए इस चीज की डिटेलिंग कर रहा हूं कि हो सकता है कुछ विद्यार्थी पहली बार अलग अलग स्टेप वाली प्रक्रिया से गुजर रहे हो, तो उनके लिए सारी चीजें क्लियर हो पाए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। यहां पर एज से लेकर चीजें दी हुई हैं, आप इनको पढ़ें नोटिफिकेशन में और स्पष्ट तरीके से आपके सामने इन चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको देख सकते हैं। अब सीधी बात है, सीधी भर्ती के गैर तकनीकी पदों के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो प्रीलिम्स है सिर्फ छटनी के लिए है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो आपकी मेरिट बनेगी मेंस अर्थात वो 2 पेपर, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनेगी। ठीक, और विचार उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त किए, वो तो हमने पहले ही चर्चा कर ली है। और जो टेक्निकल पद वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक, उनमें विचार के लिए यहां पर न्यूनतम 20% अंक निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने सरसरी निगाहों से नोटिफिकेशन पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट चीजें बता पा रहा हूं, लेकिन मैं सारी चीजें नोटिफिकेशन को आधार मानकर ही बता रहा हूं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों परिवीक्षा अवधि की। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है 3 वर्ष की आपकी परिवीक्षा अवधि रहने वाली है। फिर दोस्तों यहां पर कुछ चीजें और बताई जा रही हैं कि जो उप निरीक्षक का पद है जिला कार्य बल पर एवं उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल के जो पद हैं, यदि इस पद पर कोई व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है और निरीक्षक की रैंक में जब उसकी अगली पदोन्नति होगी तो वहां कंडीशन है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्ष की अवधि की सेवा करने के पश्चात ही भी पात्र होंगे प्रमोशन के लिए। और इसमें दोस्तों अनुपस्थिति आप छुट्टी ले लेते हैं तो इसको अलग किया जाएगा और केवल सक्रिय सेवा दिवसों की ही गणना की जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। और यहां पर दोस्तों यहां पर जो अलग अलग पद हैं जैसे सूबेदार, उपनिरीक्षक, जिला कार्यपालिक बल, उपनिरीक्षक विशेष शाखा, उपनिरीक्षक रेडियो, इन सब की योग्यताएं लिखी गई हैं कि किस पद के लिए किस प्रकार की योग्यता जरूरी है। तो दोस्तों कॉमन योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि किस पद के लिए? सूबेदार के लिए, उपनिरीक्षक जिला कार्यपालिक बल के लिए और उपनिरीक्षक विशेष शाखा के लिए। सिर्फ आपके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, फिर ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। इसके अलावा जो दूसरे पद हैं उनके लिए दोस्तों योग्यता यहां पर दी हुई है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों अब बारी आती है जो मैंने आपको प्रमोशन वाली बात बताई थी, उसके बारे में आप यहां पर भी देख सकते हैं टेबल में विस्तार से, और सभी पदों के लिए अलग से बात की जा रही है। अब बात आती है मुख्य परीक्षा की। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में पहले ही हमने बहुत बार चर्चा कर ली कि भाई 2 पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं। आखिर कैसे 2 पेपर होने वाले हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र योजना की बात करें तो 2 घंटे का समय मिलेगा और 300 अंकों का होगा। और इसमें आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे आ और बा। प्रत्येक खंड दोस्तों 150 अंक का होगा। और दोस्तों हर खंड में इसमें भी ऐसा नहीं कि पीएससी के जैसा आपसे राइटिंग मतलब लिखवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ ही होने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। ठीक, और यहां पर दोस्तों गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें भी सेम कंडीशन लागू होती है। सभी प्रश्न कुल मिलाकर 300 अंक के होंगे, इसमें भी 2 खंड होंगे और प्रत्येक जो खंड है 150 अंकों का होगा। और दोस्तों इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग रहेगी।
ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक बात और है, जो पेपर 2 का खंड खा है उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, जैसे इसमें तर्क शक्ति और डाटा निर्वचन के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई बात नहीं, निर्णयात्मक अंक मतलब माइनस मार्किंग होगी, इसकी भी कोई बात नहीं, सब चर्चा कर ली। लेकिन एक चीज और, कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी। तो दोस्तों किसी भी पेपर में सामान्य रूप से कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक हमने चर्चा कर ली परीक्षा प्रणाली की, क्या पेपर होना है, कितने नंबर का आना है, क्या कैसा रहना है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों 2 पेपर मेंस में होने थे, ठीक। पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का 300 अंकों का। अब इसके 2 भाग होने थे। तो जो भाग का है इसमें इतिहास और भारतीय समाज से संबंधित 150 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, मौर्य समाज, गुप्त समाज, हर्षवर्धन, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर नियोजन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। तो ये सभी टॉपिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसमें, साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, देश का एकीकरण, सीधी बात है, किस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से देश का एकीकरण किया गया और भारत को आपस में जोड़ के रखा गया, ये सारा टॉपिक है। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, फिर मध्य प्रदेश एवं भारत की जनांगीकी मतलब जनसंख्या से प्रश्न, मध्य प्रदेश की जनजातियां, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण की समस्याएं, उपचार, फिर भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक आपके भाग 1 में रहने वाले हैं। और दोस्तों भाग 2 की बात करें तो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, 150 अंकों के ये रहने वाले हैं। तो इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान का ऐतिहासिक ऑर्डर, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, इन सभी की चर्चा होगी। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लिमेंटो रिफॉर्म, जो ये सब आए थे, इन सब को आपको ऐतिहासिक आधार के अंतर्गत पढ़ना होगा। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, किस देश से हमने क्या विशेषताएं ग्रहण करी हुई हैं, किस प्रकार के संशोधन हुए हैं, अब तक कितने संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा की जाएगी। फिर इसके अलावा दोस्तों संघ एवं राज्यों के कार्यों, उनके उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उससे संबंधित चुनौतियों की बात की जाएगी। दोस्तों समय का अभाव है, इस कारण से मैं सारी चीजों को जल्दी जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ऑलरेडी 2x में बोल रहे हैं सर को, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ने वीडियो की स्पीड 2x करके रखी हुई है। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बोल ही रहा हूं क्योंकि चूंकि समय का अभाव है और आप तक कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचानी है, ताकि यह वीडियो आप सभी के लिए ज्यादा लाभदायक साबित हो सके और एक ही वीडियो में हम इस राजपत्र के सारे डायमेंशंस को कवर कर सके। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में इतना है। इसके अलावा दोस्तों पेपर ए की पार्ट बी में क्या, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं। अब कैसा, प्रशासनिक शक्तियां, विधिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां जो केंद्र राज्यों के बीच होती हैं, और अलग अलग बातों पर चर्चा। दोस्तों सिलेबस पर डिटेल में हम चर्चा अलग से कर लेंगे वीडियो में, किस प्रकार से कवर करना है, इन सब बिंदुओं पर भी बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस सिलेबस को आप सबके लिए यूट्यूब पर भी कवर करा सकता हूं, यदि समय मुझे अनुमति देगा तो। यहाँ पर एक कंडीशन रहती है और जितना हो सकेगा मैं प्रयास कर लूंगा, ठीक। हालांकि मैं ऐसी चीजें बहुत सारे विद्यार्थियों से अलग अलग एग्जाम के लिए कह रहा हूं, लेकिन चूंकि समय का अभाव रहता है, इस कारण से मैं उतना आप सभी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन मेरा प्रयास पूरा रहता है कि हर प्रकार से आपकी सहायता की जा सके। दोस्तों इसके अलावा जो आपका पार्ट बी है पेपर 1 का, उसमें संसद और राज्य विधायिका की संरचना आएगी, कामकाज कैसे क्या होता है, कारोबार का संचालन, शक्तियां, जो संसदीय विशेषाधिकार है उनकी बात करनी है और इनसे उद्भूत होने वाले मुद्दों की बात की जाएगी। फिर दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका की कैसी संरचना है देश में, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ, और राज्य में उनकी राजनीति में उनकी भूमिका, एनजीओ एसजीओ की बात की जा रही है, ठीक है। फिर केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, सीधी सी बात है, सरकार की कल्याणकारी योजना लिख सकते थे।
और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानूनी संस्थाएं एवं निकाय की चर्चा करनी है, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दों की बात करनी है। दोस्तों सिलेबस को देख के मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इस प्रकार के सिलेबस के लिए एक रिटन एग्जाम यदि होता तो ज्यादा अच्छे से इसके प्रश्न डील किए जा सकते थे, क्योंकि सिलेबस में जिस प्रकार से टॉपिक की डिटेलिंग की गई है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा बन सकते हैं। हालांकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बहुत सारे लॉजिकल बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा पैटर्न बेटर होता, वैसा पैटर्न बेटर होता। हाँ, लेकिन इतना है कि यहाँ पर प्रश्न बड़े बनने की संभावना ज्यादा है। जनरली क्या होता था कि जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल टाइप के होते हैं, लेकिन सिलेबस को देख के ऐसा स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वह प्रश्नों का जो थोड़ा सा आकार है वह बड़ा होने वाला है, प्रश्न में भाषा ज्यादा होगी और प्रश्न आपकी समझ के ऊपर ज्यादा निर्भर करेंगे बजाय चीजों को रटने के। तो अब टॉपिक जितने भी हमने यहाँ पर देखे हैं और आगे भी हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा काम में आएगी। और जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी की तैयारी की हुई है उनको इस एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। और जो विद्यार्थी पहले से एसआई की तैयारी करते आ रहे हैं, अब उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता है कि वो और ज्यादा मेहनत करें और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक इस प्रकार के प्रश्नों को भी लगाएं, ताकि आपके दिमाग में जो अब तक एक अलग फॉर्मेट सेट था प्रश्नों का, उसके स्थान पर एक नया फॉर्मेट आए। क्योंकि पुराने फॉर्मेट की तो आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब इस प्रकार से जो प्रश्न है उनको भी आपके लिए तैयार करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न पत्र 2 की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह भी 300 अंकों का है और इसके भी 2 भाग रहने वाले हैं, भाग का और खा। तो दोस्तों जो पहला भाग है उसमें करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास जो इकोनॉमी से संबंधित होगा, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा आने वाली है। 150 नंबर के इस टॉपिक से भाग ए में प्रश्न आएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, समसामयिकी, इसमें देश, अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की बात की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों इसके विकास, अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन में इनके प्रभाव। यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसकी मैंने अपने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखी है आपके लिए। एमपीपीएससी यूनिट 9 के लिहाज से अलग से इन टॉपिक्स की चर्चा भी हम कर लेंगे समय निकालकर, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं, आपके कुछ सवाल होते हैं तो उनके जवाब मैं नॉर्मल वीडियोस के माध्यम से दे सकता हूं। समस्या आती है पूरी नई सीरीज शुरू करने में और किसी एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने में, उसके लिए लगातार समय की आवश्यकता पड़ती है। छोटे छोटे डाउट मैं आपके रेगुलर बेसिस पर भी क्लियर कर सकता हूं। ठीक, फिर दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे सीधी भाषा में कहें तो। फिर संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय इसमें पूछे जाएंगे। फिर नवीन तकनीकी जैसे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग अर्थात सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष जीआईएस अर्थात ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए आपकी सर्विस के दौरान भी यदि आप चयनित हो जाते हैं तो काम में आने वाले हैं। फिर दोस्तों एनर्जी, ऊर्जा से भी प्रश्न आएंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका के बारे में सवाल आएंगे। विकास और उग्रवाद के बीच संबंध को लेकर भी बात होगी। फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने के लिए बाह्य राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को उत्पन्न करने में क्या भूमिका है, इससे संबंधित प्रश्न भी होंगे। फिर संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, संशोधन और इसे रोकना, इससे संबंधित प्रश्न भी होंगे। फिर दोस्तों बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में संबंध। दोस्तों ये कुछ 3-4 टॉपिक जो लास्ट में हमने पढ़े हैं
और उनको सीधा हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में रख सकते हैं। और इस प्रकार से इस टॉपिक की पर्टिकुलरली यदि कोई भी हम एक पुस्तक ले लेते हैं तो इसमें आसानी से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी नया नया सिलेबस आया है, मार्केट में आने वाले समय में बहुत सारा मटेरियल आपके लिए देखने को मिलेगा, तो आपके लिए निराश नहीं होना है। बस सिलेबस के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। जो भी परिवर्तन एग्जाम में होते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, वे सभी विद्यार्थियों के लिए होते हैं। सब विद्यार्थी सेम बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों भाग बी की बात करें तो तर्क एवं अंकों की व्याख्या 150 नंबर। अब इसमें आधार संख्या, सांख्यिकी, अंक और उनके संबंध में प्रायिकता, ये दोस्तों मैथ्स रीजनिंग से संबंधित टॉपिक है जो 150 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर जिनकी ग्रिप मैथ्स रीजनिंग में अच्छी है, साथ ही साथ जिनके बाकी टॉपिक्स अच्छे हैं या उनको अच्छा कर लेते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एमपीएसआई का एग्जाम होने वाली है। ठीक, बहुत बढ़िया पोस्ट है और यहाँ पर संभावना उन विद्यार्थी की ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस बारे में भी चर्चा करनी है, कैसे क्या तैयारी करनी है, इसको अलग वीडियो के माध्यम से यदि आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी अपने हिसाब से मैं समय समय पर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स बहुत आवश्यक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों तर्क एवं अंक की व्याख्या में आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्तता आदि पूछी जाएगी। माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं मालक विचलन से संबंधित सवाल होंगे। अनुपात और समानुपात इकाई विधियों से संबंधित सवाल, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र मिति, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। किसमें? पेपर 2 के भाग 2 में। तो दोस्तों यह तो सारी चीजें विद्यार्थियों को पता होती हैं। सभी एग्जाम्स में मैथ्स पूछी ही जाती है जो वनडे एग्जाम होते हैं, तो वहां से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि जो वेटेज है वो थोड़ा सा मैथ्स का 150 नंबर का कर दिया, तो उसमें भी परेशानी की बिल्कुल ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि अब पेपर की ओवरऑल नंबर बढ़ा दिए तो रेशियो वाइज तो मैथ्स उतनी ही निकलने वाली है जितनी पहले रहने वाली थी। लेकिन एक नुकसान जो पहले से एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उनको यह हुआ कि 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती थी और सभी विद्यार्थी बहुत मेहनत करते थे हिंदी को तैयार करने में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब हिंदी सिर्फ पहले पेपर में, वो भी 10 में से एक टॉपिक में लिखी हुई, जिसमें अनुमानतः 10 प्रश्न ही अब पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी जिन विद्यार्थियों ने बढ़िया कर ली थी एमपीएसआई को ध्यान में रखकर, उनके लिए निराशाजनक स्थिति हो सकती है। लेकिन टेंशन की बात नहीं होती, सबके साथ समान स्थिति है, सेम बैटल फील्ड पर परिवर्तन होते हैं। यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो सभी विद्यार्थियों के लिए होता है। अब ऐसी कंडीशन में भी वे विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं जो विद्यार्थी उस परिवर्तन को देखकर घबराते नहीं है, उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और मेहनत को जारी रखते हैं। यदि आप उसी रेट से मेहनत करते हैं परिवर्तन होने के बाद भी, तो आप वैसे ही उन 90-95% बच्चों से ज्यादा आगे निकल जाएंगे जो परिवर्तन होने के पश्चात घबरा जाते हैं। कोई विद्यार्थी उस लय में मेहनत नहीं भी करता। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम की तैयारी 2 विद्यार्थी करने वाले थे या बहुत लंबे समय से कर रहे थे, एक पैटर्न था, 2 विद्यार्थी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एकदम से पैटर्न चेंज होता है। अब पैटर्न चेंज हुआ, दोनों में से एक विद्यार्थी बहुत ज्यादा घबरा गया, एक विद्यार्थी बिल्कुल नहीं घबराया, उसने कहा कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज हुआ है, हम तैयारी को नई दिशा देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी घबराया नहीं, उसने तैयारी अभी शुरू नहीं की, सोचा बस है, लेकिन जो विद्यार्थी घबरा गया, डिमोटिवेट हो गया, उसकी जो पढ़ने की एफिशिएंसी है ना घबराने वाले विद्यार्थियों से बहुत कम हो गई। तो वैसे विद्यार्थियों टेंशन लेंगे, ऑटोमेटिकली पीछे होते चले जाएंगे, और नहीं टेंशन लेने वाले विद्यार्थी 90% विद्यार्थियों से ऑटोमेटिकली आगे हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चिंता नहीं करी, उनकी एफिशिएंसी उतनी ही है पढ़ने की। और मैंने 90% विद्यार्थी क्यों कहा, क्योंकि 90% विद्यार्थी टेंशन लेते हैं, आपको 90% विद्यार्थियों में नहीं आना। ठीक, तो ये तो बात सिलेबस की कर ली। अब दोस्तों यहां पर जो टेबल आपको दिखाई दे रही है वह जो मैंने आपसे कहा था फिजिकल टेस्ट होना है, जिसमें दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद होने वाली है, उसमें नंबर कैसे मिलने वाले हैं। अब यहां पर सेकंड लिखे हुए हैं दोस्तों, कि कोई व्यक्ति यदि 800 मीटर की दौड़ 198.3 सेकंड से ज्यादा समय में पूरी करता है तो उसको 0 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से सेकंड कम होते जा रहे हैं, ठीक, और सेकंड कम होते होते पहुंचते हैं
124.2 सेकंड पर। यदि कोई व्यक्ति इतने में या इससे कम समय में दौड़ पूरी करता है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लंबी कूद की बात करें, कोई व्यक्ति 5.57 मीटर कूद जाता है तो उसको 30 नंबर मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति यदि गोला 8.76 मीटर फेंक देता है तो उसको गोले में भी 30 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर नंबर दिखाए जा रहे हैं महिला और पुरुष कैंडिडेट के, तो आपको इनको इस प्रकार से यहाँ पर समझना है और अपनी तैयारी को इस प्रकार से बनाना है कि जो बेंचमार्क सेट किए गए हैं अधिकतम नंबर को प्राप्त करने के फिजिकल टेस्ट में, आप उन बेंचमार्क को पार कर सकें या उन बेंचमार्क तक पहुंच सकें। ठीक, तो उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। सिलेबस में बहुत सारे बदलाव आए हैं, पैटर्न चेंज किया गया है, तो सीधी सी बात है जो पैटर्न इन्होंने रखा है इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जो टॉपिक्स हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी अक्सर विद्यार्थी करते आ रहे हैं पहले समय से, या कोई भी डिटेल वाले सिलेबस की तैयारी विद्यार्थी करता आ रहा है, उसके लिए एमपीएसआई का जो नया सिलेबस है थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ सकता है। हालांकि मैथ का सेगमेंट और कुछ और टॉपिक ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से एसआई के पेपर में पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में अब एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत इसमें उनकी तैयारी का ज्यादा सहयोग मिल सकता है। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे जोड़े गए हैं सिलेबस में जो एमपीपीएससी में भी नहीं है, जैसे कि पुलिसिंग हो गया, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित ज्यादा चीजें यहां पर कवर की गई हैं। उतने विस्तार से आपको शायद एमपीपीएससी में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेबस एमपीपीएससी को छूता हुआ है, तो उन विद्यार्थियों को जरूर इसका फायदा मिलेगा। तो वे विद्यार्थी भी अब इस ओर अपना रुझान दिखाएंगे। और जो तैयारी कर रहे थे पहले से एमपीएसआई के बच्चे, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो सिचुएशन आई है सभी विद्यार्थियों के साथ सेम है। अभी भी मैथ्स 150 नंबर की है और साथ ही साथ 100 नंबर का आपका फिजिकल टेस्ट, जिसके लिए आप पहले से ही तैयार थे। तो 250 नंबर आपके गिरफ्त में अभी भी हैं। तो इस चीज से आपके लिए सकारात्मक रहना है, और सिर्फ सकारात्मक रहना ही आपको आपके ही 90% कंपटीशन से आगे लेकर जाएगा। तो बस यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। आपको लगातार मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और जो भी आपके मन में सवाल आते हैं एमपीएसआई से लेकर या ईएसबी से संबंधित जो भी एग्जाम या दूसरे एग्जाम से उनसे रिलेटेड, उनको आप मुझसे सीधे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूं या अलग से छोटा सा वीडियो बना दूं आपके लिए, ताकि आपको उन सवालों का जवाब मिल सके। तो बस बने रहना है हमारे साथ, मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।